हुकूमत ने कच्चे जूट की कम अज कम इमदादी कीमत में 250 रुपये फी क्विंटल का किया इजाफा। भारत उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड की 3 इकाइयों के लिए नई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2012 की इफादियत में तोसी को दी मंजूरी। जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी की मौके तलाशने के लिए गल्फ इन्वेस्टमेंट समिट का इनेकाद। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि रियासती हुकूमत ने 70,000 करोड़ की तजावीज़ में से 27,000 करोड़ की तजावीज़ को अब तक दे चुकी है मंजूरी। लोकसभा में मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि मुल्क ने सड़क की तामीर के शोबे में बनाया आलमी रिकॉर्ड। कहा मुल्क में हर रोज बन रही है 38 किलोमीटर सड़क। 2024 तक मुल्क की सड़कें होंगी अमरीका जैसी। ज़राअत के वजीर मुमलिकत ने कहा कि मुल्क में खाद की कोई कमी नहीं, जरूरत पड़ने पर कहीं से भी मंगाई जाएगी खाद। कहा मरकजी हुकूमत रियासतों के साथ मिलकर अच्छी किस्म के बीजों को दे रही है फरोग। मगरबी बंगाल की ममता हुकूमत को बीजेपी ने बनाया तनकीद का निशाना। कहा मगरबी बंगाल में जमहूरियत की उड़ाई जा रही है धज्जियां। रियासत में मुजरिमों को हासिल है सियासी तहफ़्फ़ुज़। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दावत पर इसराइल के वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट 3 से 5 अप्रैल तक करेंगे भारत का दौरा। वज़ीर आज़म के तौर पर बेनेट का ये भारत का है पहला दौरा। दुनिया भर में मनाया जा रहा है पानी का आलमी दिन। इस साल का थीम ज़ेरे ज़मीन पानी गैर मरई को मरई बनाना है। जल जीवन मिशन के तहत 2019 से अब तक 6 करोड़ घरों में साफ पानी की हुई सप्लाई। वज़ीर आज़म ने ट्वीट करके लोगों से आबी तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म को दोहराने को कहा। राज्यसभा के चेयरमैन ने आम शहरियों से की पानी के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश की अपील। और आईसीसी खवातीन आलमी कप में भारत की तीसरी जीत। बांग्लादेश को एकतरफा मुकाबले में 110 रन से दी शिकस्त। स्नेहराना ने चटकाए 4 विकेट। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए अब तफसील से खबरों पर नजर डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में इक़्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी ने 2022-23 के फसली मौसम के लिए कच्चे जूट के लिए कम अज़ कम इमदादी कीमत को मंजूरी दे दी है। खाम जूट की सरकारी खरीद की कीमत 4,750 रुपये फ़ी क्विंटल मुकर्रर की गई है। ये गुज़िश्ता साल के मुकाबले 250 रुपये ज़्यादा है। ये जूट के काश्तकारों को बेहतर कीमत दिलाने और मयारी जूट फाइबर को फ़रोग़ देने की तरफ एक अहम और तरक्की पसंदाना कदम है। ये मंजूरी ज़रूरी लागत और कीमत कमीशन की सिफारिशात पर मबनी है। जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया JCI स्पोर्ट्स के लिए मरकजी हुकूमत की नोडल एजेंसी के तौर पर काम करना जारी रखेगा और इस तरह के कामों में होने वाले किसी भी नुकसान की मुकम्मल अदायगी मरकजी हुकूमत करेगी। ट्रांसपोर्ट के मरकजी वजीर ने मंगल को पार्लियामेंट में मुल्क की सड़कों का रोड मैप पेश किया। गडकरी ने कहा कि 2024 से पहले मुल्क की सड़कें अमेरिका जैसी हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस साल दिसंबर तक कई शहर दिल्ली से 2 घंटे की दूरी पर होंगे। इससे श्रीनगर से मुंबई की सड़क सिर्फ 20 घंटे की दूरी पर रह जाएगी। नितिन गडकरी ने कहा कि 60,000 करोड़ का काम सिर्फ जम्मू कश्मीर में हो रहा है। उन्होंने कहा कि जोजिला टनल पर तकरीबन 1,000 लोग से नीचे दर्जा हरारत में मुसलसल काम कर रहे हैं। 2026 के काम को 2024 से पहले मुकम्मल करने का हदफ है। उन्होंने कहा कि मनाली में अटल टनल बनाई गई है। पहले 3.5 घंटे लगते थे, अब 8 मिनट में जा रहे हैं। 436 किलोमीटर 2000 करोड़ 23 में पूरा होगा। ये भी 23 में पूरा होगा। काम शुरू हो गया। आप देख रहे हैं, आपका प्रॉब्लम मुझे पता है। बाद में 84 कोसी परिक्रमा 235 किलोमीटर 4000 करोड़ काम शुरू हो गया। 23 में पूरा होगा। अयोध्या रिंग रोड 67 किलोमीटर 5600 करोड़ दिसंबर 2023 में काम पूरा हो जाएगा। बुद्ध सर्किट भगवान गौतम बुद्ध का जहाँ जन्म हुआ, जहाँ उनका आखिर एंड हुआ, जहाँ उनको ज्ञान मिला, सब गांवों को जोड़ा। एक केवल गांव छूटा है। निशिकांत दुबे विक्रमशिला की बात कर रहे हैं।
वो थोड़ा छुटा है। विक्रमशिला को मैं जरूर इसमें जोड़ूंगा, आप मुझे याद कर दीजिए। और ये बुद्ध सर्किट जो है ये 419 किलोमीटर 20,000 करोड़ पूरा होते हुए आ गया है, थोड़ा बहुत रहा है। 4 धाम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री 827 किलोमीटर, ये 566 किलोमीटर कंप्लीट हो गए। 12,000 करोड़ का सुप्रीम कोर्ट में केस थी, अब क्लियर हो गई है। मैं 2023 दिसंबर तक इसको पूरा करूंगा। एक मेरा सपना था, वो बहुत कठिनाइयां आ रही है कि मानस सरोवर को पिथौरागढ़ से, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से जाना, और वो काम चल रहा है। विशेष फाइटर जेट हेलीकॉप्टर को यूज करके वहां मशीन पहुंचाइए। -5 डिग्री, -3 डिग्री। अब बीआरओ का काम केवल बाकी है। 85% रोड पूरा हुआ है। अब मैं बोल रहा हूं उनको कि जल्दी जाना है, मुझे भी जाना है, क्योंकि मैं नेपाल से और चाइना से नहीं जाना चाहता था। तो मानस सरोवर को मैं आपको वचन देता हूं कि 2023 दिसंबर के बाद हिंदुस्तान के लोग पिथौरागढ़ से मानस सरोवर जा सकेंगे अपने रोड। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये साल समाप्त होने के पहले मेरी कोशिश होगी कि श्रीनगर से आप 20 घंटे के अंदर मुंबई पहुंच जाओगे, ऐसा काम होगा। हमारे लिए खुशी की बात है कि दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में इसी साल हम दिसंबर के पहले कर सकेंगे। मुल्क में किसानों को खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी। वक्फा सवालात के दौरान वज़ीर मुमलिकत बराए ज़राअत ने पार्लियामेंट को यकीन दिलाया कि हुकूमत पूरी दुनिया में खाद की कीमतों में इजाफे का किसानों पर कोई बोझ नहीं पड़ने देगी। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब फर्टिलाइजर की और जिसमें डीएपी और यूरिया की रेट बढ़ रही थी और बढ़कर जो 1200 रुपए का बैग था और उसमें 600 रुपए की सब्सिडी थी, आज उस बैग की रेट लगभग 4000 के आसपास 4200 रुपए की है। लेकिन 2600 रुपए सब्सिडी देकर आज भी किसान को, जो उस समय 1200 रुपए का बैग था, आज भी किसान को 1200 रुपए में बैग अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो ये प्रधानमंत्री जी ने आज जितना एक बैग की जगह 3 बैग के बराबर, तो 2 बैग के बराबर सब्सिडी दे रही है। तो ये प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता और किसानों के प्रति कमिटमेंट है, और उसी की वजह से इतनी सब कुछ होने के बावजूद भी ये व्यवस्था की गई है। और भविष्य में भी किसान के साथ में किसी प्रकार का नरेंद्र मोदी जी की सरकार अन्याय नहीं होने देगी। फर्टिलाइजर की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे कहीं से भी लाना होगा, हम किसानों को बराबर अवेलेबल करवाएंगे। लोकसभा में वक्फाई सवालात के दौरान सवाल का जवाब देते हुए ज़राअत के मरकजी वज़ीर मुमलिकत कैलाश चौधरी ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने किसानों को मेयारी बीज का हुसूल यकीनी बनाने के लिए काफ़ी काम किया है। भारत सरकार रियासतों के साथ मिलकर बीजों की अच्छे अक़साम को फ़रोग़ दे रही है। गुणवत्ता के बीज किसान को मिले और साथ ही उसके बाद में कंज्यूमर तक उच्च गुणवत्ता के बीज पहुंचे, और इस दृष्टि से सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और इसके लिए हमारे सीड बैंक, और जैसा कि सर्टिफाइड सीड है, फाउंडर सीड है, और जो सीड है उसको किसान तक पहुंचाने का काम किया जाता है। इसमें वैसे ये सीधा राज्य का विषय है और राज्य को ही सीड है वो उनको सप्लाई करना होता है, लेकिन भारत सरकार डायरेक्ट नहीं उसको सपोर्ट करती है। और जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी के मौक़े तलाश करने के लिए श्रीनगर में गल्फ इन्वेस्टमेंट समिट का इनेकाद किया गया। इस समिट में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी शिरकत की। प्रोग्राम के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। खलीजी सरमायाकार ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत मेहनती और हसास हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमें यहाँ सरमायाकारी करके बहुत खुशी होगी। इसके साथ ही रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि वादी में अमन के साथ साथ सरमायाकारी को भी फ़रोग़ मिला है। खलीजी सरमायाकारी समिट से वादी में रोजगार के मौके पैदा होंगे। मैं समझता हूं कि कैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल्स, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटलिटी सेंटर्स, CHNs, कोल्ड स्टोरेजेज, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, इसमें इन लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट है, क्लियर। लेकिन उस फील्ड के भी कुछ लोग हैं जो इस काम को करेंगे, जो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए आए हुए। देयर आर सम पीपल
and they are trying to locate how it can be facilitated. We saw very kind people. Kashmiri, Jammu Kashmir people are very kind people. This is first of all. We feel that we are so safe between you, like a one family. Second thing, the beautiful scenes and beautiful land, or we can say it's a piece of paradise, which is you are owning this land, which is really it's great land and great piece of what you call Jannah in Arabic, but I want to say the paradise, yes. Okay. So, and regarding the investment, which is the main purpose of why we are visiting here, I think there is a big opportunity to invest. और आज पानी का आलमी दिन है। इस साल का थीम ज़ेरे ज़मीन पानी गैर मरई को मरई बनाना है। इस साल वाटर डे मनाने का मकसद ज़मीन के अंदर मौजूद पानी को वापस लाना है, जो इस वक्त ज़ाय हो रहा है। सदियों से साफ पानी का जरिया रहने वाले दरिया आलूदा हो रहे हैं। पानी ज़ख़ीरा करने का निज़ाम बिगड़ रहा है और ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह मुसलसल कम हो रही है। इन तमाम मसाइल से दुनिया को आगाह करने और उसके तईं बेदारी पैदा करने के लिए 1993 से हर साल 22 मार्च को पानी का आलमी दिन मनाया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि जल जीवन मिशन माओं और बहनों की जिंदगियों को आसान बनाने में बहुत कारआमद साबित हो रहा है। अवाम की शिरकत से घर घर पानी की फराहमी का अज़्म पूरा होगा। पानी के आलमी दिन के मौके पर राज्यसभा के चेयरमैन ने ऐवान में कहा कि पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबको कोशिशें करनी चाहिए। चेयरमैन ने मेंबरान से भी अपील की कि वो आगे आएं और इस सिमत में कोशिश करें। With ever growing population, urbanization and industrialization, the demand for water has increased manifold and the groundwater resources have been put under severe stress. Today we face the dual challenge regarding our groundwater resources, that of its exploitation and pollution due to the industrial fluids, mining activities, agriculture runoff, etc. So the conservation of water and preservation of water resources is of utmost importance for our country, given the fact that we have 16% of the global population, but only 4% of the world's available fresh water. We as the representatives of the people, it is incumbent upon us to serve as flag bearers in our efforts to conserve water resources. पानी के आलमी दिन के मौके पर जल शक्ति के मरकजी वजारत के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने यंग माइंड्स प्लेजिंग रिवर एजुकेशन प्रोग्राम का इनेकाद किया। खुद जल शक्ति के मरकजी वजीर मुमलिकत प्रहलाद सिंह पटेल ने स्कूलों और कॉलेजों के तलबा को पानी के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ दिलाया। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के आगाज़ से अब तक 6 करोड़ घरों तक नल से पानी पहुँचाया जा चुका है। मरकजी हुकूमत बुंदेलखंड समेत पानी की सप्लाई की क़िल्लत वाले तमाम इलाकों को पानी की सहूलत फराहम करने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हर घर जल अभियान 15 अगस्त 2019 को शुरू किया था, 15 अगस्त 2019 से लेकर कल तक हमने 6 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया और इस बात का श्रेय अगर किसी को जाता है तो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री को जाता है। और मुल्क की तमाम यूनिवर्सिटियों में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए इस साल से मुश्तरका दाखिला इम्तिहान लिया जाएगा। आज ये जानकारी देते हुए यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सेशन 2022-23 से उन कोर्सेज में दाखिले के लिए CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का इनेकाद करेगी। मरकजी यूनिवर्सिटियों में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए अब तलबा के लिए मुश्तरका दाखिला टेस्ट में शिरकत करना लाजमी होगा। उन्होंने कहा कि अगले सेशन से तमाम मरकजी यूनिवर्सिटियों के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले इस दाखिला इम्तिहान में हासिल करदा नंबरों की बुनियाद पर किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि तालीमी साल 2022-23 से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए CUET
CUET का इम्तिहान मुनक़िद करेगी। जनाब जगदीश कुमार ने बताया कि CUET का मज़मून NCERT के 12वीं क्लास के निसाब पर मबनी होगा। इम्तिहान के फॉर्म अप्रैल के पहले हफ्ते से मिलना शुरू हो जाएंगे, जबकि दाखिला इम्तिहान जुलाई के पहले हफ्ते में मुनक़िद होने का इम्कान है। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के दाखिला इम्तिहान के लिए दरख्वास्त का अमल अप्रैल के पहले हफ्ते से शुरू होगा। CUET का पहला हिस्सा जनरल टेस्ट का होगा, जबकि दूसरा हिस्सा मुतालिका मजमून के इल्म का जायजा लेगा। इम्तिहान का पहला हिस्सा 1A 13 ज़बानों में होगा और दरख्वास्त दहिंदगान किसी एक ज़बान का इंतखाब कर सकते हैं। इन ज़बानों में अंग्रेज़ी, हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल हैं। इम्तिहान का दूसरा हिस्सा 1B इख्तियारी है और तलबा पहले हिस्से की ज़बानों के अलावा किसी दूसरी ज़बान का इंतखाब कर सकते हैं। इन ज़बानों में फ़्रांसीसी, अरबी, जर्मन भी शामिल हैं। जामियात में दाखिले के लिए मुश्तरका दाखिला इम्तिहान के इनकाद से तलबा को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें अलग अलग इम्तिहानात में शिरकत नहीं करनी पड़ेगी, जिससे तलबा और वालिदैन पर माली बोझ भी कम होगा। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दावत पर इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट 3 से 5 अप्रैल तक भारत का दौरा करेंगे। दोनों रहनुमा इससे कबल नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP 26 के मौके पर मिले थे। 16 अगस्त 2021 को दोनों रहनुमाओं ने टेलीफोनिक गुफ्तगू भी की थी। वज़ीर-ए-आज़म बेनेट का दौरा बतौर वज़ीर-ए-आज़म भारत का उनका पहला दौरा होगा। ये दौरा भारत और इसराइल के दरमियान मुकम्मल सिफारती ताल्लुकात के 30 साल और भारत की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने के तनाजुर में होगा। जुलाई 2017 में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इसराइल के तारीख़ी दौरे के दौरान भारत और इसराइल ने अपने दो तरफ़ा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में बदल दिया था। इसके बाद से दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वक्त गुजरने के साथ साथ मज़ीद गहरा होता चला गया है। इस अरसे के दौरान दोनों मईशतों के दरमियान इल्म, इख्तरा और तहक़ीक़ अहम मौज़ूआत रहेंगे। तवक्को है कि इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म का दौरा भारत से ज़राअत, पानी, तिजारत, तालीम और साइंस और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में हमारे बेहतरीन दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। और गोवा में प्रमोद सावंत की क़यादत में बीजेपी की नई हुकूमत 28 मार्च को सुबह 11 बजे तलेगांव के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में हलफ लेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा समेत बीजेपी की हुकूमत वाली 7 रियासतों के वज़राए आला भी हलफ बर्दारी की तक़रीब में शिरकत करेंगे। मगरबी बंगाल में ताज़ा तरीन सियासी तशद्दुद में कम अज़ कम 8 अफराद को जिंदा जला दिए जाने की खबरें आ रही हैं। रियासत के बीरभूम ज़िले के रामपुरहाट में TMC लीडर के कत्ल के बाद TMC कारकुनान मुश्तइल हो गए हैं और इलाके में तशद्दुद फैल गया है। मुश्तइल हुजूम ने 10-12 घरों के दरवाजे बंद करके उन्हें आग लगा दी। आग लगने से 8 अफराद जिंदा जल गए। फिलहाल इलाके में कशीदगी को देखते हुए बड़ी तादाद में इजाफी पुलिस दस्ते को तैनात कर दिया गया है। मगरबी बंगाल के बीरभूम ज़िले में TMC लीडर के कत्ल के भड़के तशद्दुद और आगजनी में तकरीबन आज कई अफराद की मौत हो चुकी है। ताज़ा तशद्दुद के बाद बीजेपी ने ममता हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। बीजेपी तर्जुमान गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि TMC के लीडर के कत्ल के बाद जो कुछ हुआ है उसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि रियासत में जमहूरियत की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में सबसे ज़्यादा जुर्म वो करते हैं जिन्हें सियासी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। ये भी हम जानते हैं कि ममता बनर्जी जी ना संविधान में आस्था रखती हैं, ना न्यायपालिका में रखती हैं, ना राज्यपाल का जो पद है गरिमामय उसमें आस्था रखती हैं। लेकिन आम जनता के लिए यह चिंता का सबब है। और एक बात मैं आपके समक्ष और रख दूं जो हमारी चिंता को और पीड़ा को और बढ़ा देता है। जब TMC के जिला अध्यक्ष से पूछा गया कि ये 10 लोगों की जान चली गई, इन घरों में आग लगा दी गई, तो जो उन्होंने कहा वो निंदनीय तो है ही लेकिन चिंताजनक है।
और श्रीनगर जिले के जोनीमार इलाके में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान आज तसादुम हुआ। इस तसादुम में एक पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हुआ है। फायरिंग के तबादले के दौरान एक दहशतगर्द भी जख्मी हुआ है, ताहम वो जाए वक़ू से फरार होने में कामयाब हो गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि जख्मी पुलिस एहलकार को अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने जाए वक़ू को घेरे में लेकर तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। और आज बिहार का यौम तासीस है। बिहार के यौम तासीस को बरतानवी राज के जरिए बंगाल प्रेसिडेंसी से रियासत की अलहदगी के जश्न के तौर पर मनाया जाता है। बिहार दिवस का जश्न सिर्फ रियासत बिहार और भारत तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, मॉरिशस, मुत्तहदा अरब अमारात और मुत्तहदा अमरीका और इसके अलावा कई और भी ऐसे ममालिक हैं जहां रहने वाले बिहारी बाशिंदे भी इस दिन को बड़ी जोश से मनाते हैं। 15 नई दिल्ली में वाक़े दिल्ली हाट INA में 16 से 31 मार्च तक 15 रोज़ा बिहार उत्सव 2022 का इनेकाद किया गया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर एम वेंकैया नायडू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर बिहार के लोगों को मुबारकबाद दी है। और चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के बोइंग 737-800 तैयारे के हादसे का शिकार होने के बाद भारत के शहरी हवाबाजी के रेगुलेटर DGCA ने भारतीय जहाज की बोइंग 737 बेड़े की निगरानी में मजीद इजाफा कर दिया है। 3 भारतीय एयरलाइंस स्पाइस जेट और विस्तारा और एयर इंडिया एक्सप्रेस के बेड़े में बोइंग 737 जहाज में बोइंग 737 मैक्स जहाज बोइंग 737-800 का एक उम्दा एडिशन है और दोनों का ताल्लुक 737 सीरीज से है। अक्टूबर 2018 और मार्च 2019 के दरमियान 6 महीने की मुद्दत में 2 बोइंग 737 मैक्स जहाज गिरकर तबाह हो गए थे, जिसमें कुल 346 मुसाफिरों की मौत हो गई थी। इन दोनों हादसे के बाद DGCA ने मार्च 2019 में भारत में बोइंग 737 मैक्स तैयारों पर पाबंदी लगा दी थी। बोइंग के जरिए DGCA की तसल्ली के लिए सॉफ्टवेयर में बेहतरी के बाद भारत में तैयारे के तिजारती ऑपरेशन पर पाबंदी गुज़िश्ता साल अगस्त में हटा दी गई थी। और पद्म अवार्ड से याफ्ता अजीम शख्सियात ने आज राष्ट्रपति भवन और मुगल गार्डन का दौरा किया। ये शख्सियात राष्ट्रपति भवन की इमारत के तमाम हॉलों में गईं, वहां के फन तामीर का मुआयना किया और फिर राष्ट्रपति भवन में वाक़े मुगल गार्डन गए, जो कि तकरीबन 15 एकड़ पर फैला हुआ है। अवार्ड हासिल करने वालों और उनके अहले खाना ने मुगलिया और अंग्रेजी तर्ज के फूलों के बाग को देखकर खुशी का इजहार किया और साथ ही हर लम्हे को अपने मोबाइल में तस्वीरों की शक्ल में महफूज किया। पद्म अवार्ड से याफ्ता अजीम शख्सियात ने आज कौमी जंगी यादगार पर शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे ग्रीश निशाना ने कुछ पद्म अवार्ड याफ्ता शख्सियात से खुसूसी बातचीत की। श्री पंडित रामदयाल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले राष्ट्रीय समर स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ? मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का, जिन्होंने इसका ये निर्माण करवाया। और हमारे वीरों की जो है, क्योंकि पहले तो बहुत पुराने केबल लगे हुए थे और बाद में जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, सबका नाम इधर है। कितना सुंदर बनवाया है, बहुत अच्छा बनवाया है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पूरे देश का गर्व है ये जवान लोग जो देश के लिए करते हैं और उनकी मेमोरियल बनाया है, तो ये सबके लिए एक एसेट है और इसको खूब और भी आगे ब्यूटीफाई करना चाहिए। ये हमारे लिए एक गर्व की बात है। इनके वजह से हम लोग इस तरह से खुला रूप से घूमते हैं, बहुत सुरक्षित समझते हैं अपने आप को। तो हम उनका धन्यवाद करते हैं और शहीदों को उनका जो उत्सर्ग है इसके लिए हम सलाम करते हैं तहे दिल से। पद्म पुरस्कार से सम्मानित महान विभूतियों ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। यहां आकर उन्होंने अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। कैमरामैन मोहित जोशी के साथ ग्रीस निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और मुल्क भर में कोरोना टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 181 करोड़ 56 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। गुज़िश्ता रोज मुल्क भर में 30,58,879 कोविड वैक्सीन लगाई गई।
मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने मुल्क में टीकाकारी मुहिम की तारीफ की। एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए मनसुख मांडविया ने कहा कि मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमतों के ताउन से कोरोना के बंदोबस्त में बेहतरीन काम हुआ है। पहले जब कोविड का फर्स्ट वेव दुनिया में आया तो मैंने एक न्यूज में एक बहुत बड़े व्यक्ति ने, इंटरनेशनल व्यक्ति ने आर्टिकल लिखा था और उसमें लिखा था कि इंडिया की हालत क्या होगी। और दुनिया का एक्सपेरिमेंट कोविड का विपरीत परिणाम कितना बड़ा होगा वो इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। इस तरह से उन्होंने अनुमान लगाया था। कोविड दुनिया में फैला, इंडिया में भी आया और उस वक्त एक डिसिसिव लीडरशिप ने इंडिया में क्या किया, समय के आधार पर समय समय पर डिसीजन लेना, साइंस को प्रोत्साहित करना, साइंटिफिक डिसीजन लेना, समय पर देश में पब्लिक अवेयरनेस करना। इट इज नॉट ओनली फॉर इंडिया बट एंटायर वर्ल्ड। इट्स वन टाइप ऑफ स्टडी केस। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के खात्मे के लिए अपने रूसी हममनसब से मुज़ाकरात और बातचीत की ज़रूरत पर जोर दिया। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि जंग के खात्मे के लिए रूस के साथ तयशुदा किसी भी मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए यूक्रेन के अवाम की जानिब से रेफरेंडम की ज़रूरत दरकार होगी। इस दौरान पीर को यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक ऑन कैमरा खिताब के दौरान अपने फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए फ़िज़ाई हमले का सायरन चलाया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि रूसी फ़िज़ाई हमलों के दरमियान यूक्रेन के लोग किस तरह मसाइब में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने अपना सेलफोन नीचे रखा और सायरन को 20 सेकंड के लिए बजने भी दिया। और आईसीसी ख़वातीन क्रिकेट आलमी कप में आज भारत ने अपनी तीसरी जीत हासिल की। भारत की ख़वातीन टीम ने हैमिल्टन में खेले गए मुकाबले में बांग्लादेश को 110 रन से हरा दिया। इस जीत के बाद भारतीय टीम तीसरे मुकाम पर पहुंच गई और भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को मज़ीद मजबूत कर लिया। भारत ने बांग्लादेश के सामने 230 रन का हदफ रखा था, जिसके जवाब में बांग्लादेश की टीम 40 ओवर 3 बॉल में 119 रन पर सिमट गई। भारत की तरफ से स्नेहा राणा सबसे कामयाब गेंदबाज साबित हुई, जिन्होंने मैच में 4 विकेट हासिल किए। इससे पहले मैच में भारत की कप्तान मिताली राज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और मुकर्रर 50 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 229 रन का स्कोर बनाया। भारत की तरफ से सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना 30 रन बनाकर आउट हो गई, जबकि शिफाली वर्मा ने 42 रन की इनिंग्स खेली। कप्तान मिताली राज बगैर कोई स्कोर बनाए पवेलियन लौट गई। वहीं हरमनप्रीत कौर 4 रन बनाकर आउट हुई। भारत की तरफ से यास्तिका भाटिया ने सबसे ज्यादा 50 रन बनाए। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।